पहले मनोवैज्ञानिक हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये संज्ञानात्मक विकास विचारों का विकास है। ठीक है, हम बात करते हैं यह सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्या है का मतलब है यह मानव बुद्धि की प्रकृति और उनके विकास का एक विशद सिद्धांत है जो बताता है कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन प्लस एनवायरमेंटल मैच्योरेशन ही संज्ञानात्मक विकास है। इस विकास को गुणात्मक क्वालिटेटिव होता है। यह विकास गुणात्मक क्वालिटेटिव होता है, केवल मात्रात्मक नहीं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं जो दुनिया की समझ खुद बनाते हैं। यह एक विकासात्मक अवस्था सिद्धांत है, स्टेज ऑफ थ्योरी सिद्धांत है। ठीक है, इस सिद्धांत में 4 चरण दिए गए हैं। पहला है संवेदी गत्यात्मक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है ठोस संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदी गत्यात्मक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ठोस संक्रियात्मक 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक 11+ वर्ष बच्चों के लिए है। हर बच्चा इन्हीं चरणों से होकर गुजरता है। क्रम नहीं बदल सकता। क्रम यही रहेगा, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। क्रम नहीं बदलेगा, उम्र थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, इन्हीं चरणों में पहला चरण है संवेदी गत्यात्मक, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष के लिए है, बच्चों के लिए है। इसमें बच्चा सीखना किससे सीखता है? सेंसेस से सीखता है, मोटर एक्शन से सीखता है, देख के, छू के, चूस के, पकड़ के, इन्हीं सेंसरी मोटर स्टेज का उपयोग करके बच्चा सीखता है। मुख्य अवधारणा उन्होंने दी है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, वस्तु स्थिति का बोध कराना। ठीक है, परिभाषा है वस्तु जब भी मौजूद है तब वह दिखाई नहीं देती, मौजूद है तब भी वह दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसका परिभाषा है। उदाहरण उन्होंने जीन प्याजे ने एक पिकबू गेम का उदाहरण बताया, जिसमें बच्चे के सामने अगर जैसे अपन खेलते हैं, गेम करते हैं, शुरुआत में बच्चा सोचता है कि चेहरा गायब हो गया, बाद में समझता है कि वह तो छिपा हुआ है। तो यह पिकबू गेम का एक उदाहरण है जो सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष के बच्चों के साथ खेला जाता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है, जिसमें प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक गेम खेले जाते हैं। सिंबॉलिक गेम मतलब जैसे केले को फोन बना लिया, लकड़ी के घोड़ा बना लिया। ठीक है, आत्म केंद्रित सोच, इगोसेंट्रिज्म, जो मुझे पसंद है वह पसंद सबको पसंद है। इसमें क्या होता है, आत्म केंद्रित सोच में क्या होता है, इगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि जो मुझे पसंद है, मुझे अगर गुड़िया पसंद है तो सभी को गुड़िया पसंद है, मुझे अगर गाड़ी पसंद है तो सभी को गाड़ी पसंद है। यह क्या है, इगोसेंट्रिज्म है। जीववाद, एनिमिज्म क्या है, निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझना ही जीववाद है, एनिमिज्म है। इसमें एक उन्होंने लैक ऑफ कंजर्वेशन का भी उदाहरण दिया। इन्होंने बताया कि 2 अगर अपन पानी के गिलास लेते हैं और उनमें बराबर पानी डालते हैं तो बच्चा सबसे पहले जिसमें पानी ज़्यादा दिखेगा वह गिलास ही उठाएगा। जैसे हमने 2 गिलास ली, ए और बी, दोनों का साइज, आकार और पानी सेम था। उसके बाद अपन ने क्या किया, एक बी वाला एक लंबा गिलास लिया और उसी को बी वाले पानी सी में डाल दिया। उन दोनों को देखा तो सबसे ज़्यादा जिस गिलास में पानी था, बच्चा उसी की तरफ इशारा किया, मुझे यही ले चाहिए। ठीक है, बच्चा केवल एक आयाम ऊंचाई पर ध्यान देता है। ठीक है, इसका मेन मतलब है बच्चा एक आयाम ऊंचाई पर ध्यान देता है। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए है। तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है इस उम्र में, लॉजिकल थिंकिंग बिगेन्स। ठीक है, लेकिन केवल ठोस वस्तुओं के लिए। तीसरी अवस्था है ठोस संक्रियात्मक, इसमें तार्किक चिंतन तो करने तो लग जाता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, पर 7 से 12 वर्ष के बच्चों वाले में। ठीक है, संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन क्या है, गिलास का आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती, इसमें बच्चा समझ जाता है, क्योंकि एज भी तो 7 से 12 वर्ष की होगी ना। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, चीज़ों का श्रेणी में बांटना, चीज़ों को अलग अलग श्रेणी में बांटना ही वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी आ जाता है। विलोमनीयता का भी सिद्धांत, इसी में उल्टा पुल्टा करना ही बच्चा सीख जाता है। 2 + 3 5 होता है, 5 - 3 2 होता है, ये बच्चा समझ जाता है। अच्छा, इसमें क्या है,
चरण औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो 11+ वर्ष के बच्चों के लिए आती है। मुख्य के अंदर अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट और परिकल्पनात्मक हाइपोथेटिकल चिंतन करने लग जाता है। वैज्ञानिक तर्क अगर अगर तो इफ देन, अगर x+5 है तो x+5 है तो 12 आया तो x का मान क्या होगा, ये बच्चा समझने लग जाता है। परिकल्पनात्मक निगमन, संभावित परिस्थिति के बारे में सोचना। बच्चा यह सोचने लग जाता है कि संभावित परिस्थिति के बारे में सोचने लगता है। मेटाकॉग्निशन करने लग जाता है, अपनी ही सोच के बारे में सोचता है। मेटाकॉग्निशन क्या है? सोच के बारे में सोचना। ठीक है, यह बच्चा इसमें करने लगता है। इसके बाद आता है ज्ञान। ज्ञान कैसे बनता है? हाउ इज नॉलेज फॉर्मड। अवधारणा इन्होंने बताई, एक अवधारणा दी स्किनर ने, जीन पियाजे ने, सॉरी। स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना जो ज्ञान को व्यवस्थित करती है। जैसे आप ऐसे समझो कि अपना दिमाग एक क्या है, टेबल के डोर के समान है, जिसमें अपन ने डोर में एक फाइल रख रखी है जानवरों की। उसी जानवर में अपन ने समझा कि घोड़ा वही है जिसके 4 पैर, पूंछ और वह दौड़ता हो, वह घोड़ा है। अपने को इसके बारे में इतनी चीजें पता है। यह क्या है? अपनी जानकारी का एक पैकेट है, वही स्कीमा है। क्वेश्चन आएगा स्कीमा क्या है तो आपको बताना जानकारी का एक पैकेट याद रख लेना, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को। उसके बाद है अनुकूलन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? आत्मसातीकरण क्या है? एसिमुलेशन क्या है? इक्विलिब्रियम क्या है? ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। आत्मसात क्या होता है? नई जानकारी को पुराने स्कीमा में डालना ही आत्मसात है। नई स्कीम जानकारी को पुरानी जानकारी में डालना। अब देखो, अपन ने देखा एक डोर में अपने वही डोर है, उसमें कुत्ते का वो बॉक्स बना हुआ है अपने दिमाग में कि हाँ कुत्ता ऐसा होता है जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके 2 कान होते हैं, जो दौड़ता है। ठीक है, ये कुत्ता है। और जब कुत्ते जैसे अपन ने बिल्ली को देख लिया तो बच्चा सबसे पहले क्या बोलेगा? कुत्ता। ये और जिसको फिर उसको बताएंगे ये, पर लेकिन वो कुत्ता बोलेगा, कुत्ता तो वाव वाव बोलता है, वाव वाव बोलता है। और उसने बिल्ली को देखा तो बिल्ली बोल रही म्याऊं म्याऊं। तो ये कैसे हुआ? तो उसमें क्या हो गया? एक असंतुलन पैदा हो जाता है, डिस्क्लूरिब्रम पैदा हो जाता है, नई जानकारी फिट नहीं हो पाती, तब यह असंतुलन आ जाता है। उसके बाद वह बच्चा क्या करेगा? समायोजन करेगा, एकोमोडेशन करेगा, स्कीमा और बदलाव नया बनाना। ठीक है, बदलाव बनाएगा, नया करेगा। इसमें संतुलन, एक्विलिब्रियम, मानसिक शांति। जब समायोजन हो जाएगा तब उसको क्या मिलेगी? मानसिक शांति मिलेगी और आत्मसातकरण, एसिमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है? बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों की गति को से पढ़ाएं। इसमें क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे की गति के से पढ़ाएं। सक्रिय शिक्षण, एक्टिव लर्निंग, बच्चा खुद खोजबीन करके सीखें। सुविधादाता, सुविधा प्रदाता क्या होता है? फैसिलिटेटर कौन होता है? शिक्षक केवल भाषण न दे बल्कि सीखने में मदद करे। उम्र के अनुकूल चुनौतियां, बच्चे के विकासात्मक स्तर पर ध्यान रखें। आगे है आलोचना और आधुनिकीकरण, आधुनिक दृष्टिकोण। आलोचना, संस्कृति और समाज की अनदेखी। चरण स्टेज बहुत कठोर माने गए हैं, बच्चे की क्षमता को कम आंका गया। आलोचना है। योगदान, बच्चे को सक्रिय शिक्षार्थी माना, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की नींव रखी। योगदान, विकास हमेशा सीढ़ीदार नहीं, कभी कभी निरंतर कंटिन्यूस भी होता है। एक नज़र में देख लेते हैं अपन पूरा जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे ने संवेदी गत्यात्मक को 0 से 2 वर्ष माना, जो वस्तु स्थिति बोध कराते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस बताते हैं, इंद्रिय ज्ञान बताते हैं। ठीक है, यह उम्र 0 से 2 वर्ष में आती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, जिसमें प्रतीक, आत्म केंद्रित संरक्षण का अभाव समाहित होता है। तीसरा है ठोस संक्रियात्मक, जो 7 से 12, तार्किक सोच, संरक्षण और वर्गीकरण आ जाता है। चौथा है औपचारिक 11+ वर्ष, अमूर्त चिंतन, वैज्ञानिक तर्क आदि। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक, ऋषि मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम है लेव वाइगोस्की। इनका पूरा नाम लेव सिमकोविच वाइगोस्की है। यह रसिया से बिलोंग करते हैं।
ये बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इन्होंने बताया। चलो हम बात करेंगे इनके सिद्धांत के बारे में। लेव वाइगोस्की ने सीखने की प्रक्रिया द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बताया कि बच्चा कैसे सीखता है। परिवेश बच्चा अपने परिवार फैमिली से, विद्यालय से और समाज से सीखता है। इन सभी से सीख कर अपना क्या करता है, डेवलपमेंट, विकास करता है। बच्चा अकेले नहीं सीखता, वह अंत क्रिया इंटरेक्शन से ही सीखता है। सबसे ज़्यादा मतलब बच्चा अकेले नहीं सीख सकता, बच्चे को समाज, परिवार, विद्यालय, इन सभी का योगदान चाहिए और इन सभी के योगदान से उसका विकास हो जाता है। इस सीखने की प्रक्रिया क्या रहेगी, इन्वायरमेंटल, ठीक है। आत्मसातीकरण, जिन वाइगोस्की ने आत्मसातीकरण दिया, एसिमुलेशन दिया। इसमें बच्चे के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातीकरण होता है। जैसे मैं खुद करूँगा, मैं ये करूँगा, ये क्या होता है, आत्मसातीकरण। टीचर्स नोट करें, जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तभी मदद करनी चाहिए, पहले स्वयं उन्हें कोशिश करने दें। दूसरा उन्होंने वाइगोस्की ने बताया स्काफोल्डिंग, ठीक है। क्या बताया, स्काफोल्डिंग होता है सहारा देना। इसको स्काफोल्डिंग को अपन पाड़ भी बोल सकते हैं, ढांचा बोल सकते हैं, सहारा बोल सकते हैं, टेम्परेरी हेल्प बोल सकते हैं, अस्थायी सहयोग भी बोलते हैं। बच्चे के विकास में बड़ों द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग ही स्काफोल्डिंग है। अपने को अस्थायी सहयोग देना चाहिए जब बच्चा उस काम को करने में असमर्थ हो, तब, पहले नहीं। स्काफोल्डिंग का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, मतलब आप बोल सकते हो कि बैसाखी क्रंच, जब पैर टूटता है तब सहारा दिया जाता है, ठीक होने पर हटा लिया जाता है। ऐसे ही अपने को स्काफोल्डिंग देना है। बेटा कोई बात नहीं, आगे अच्छा करोगे, ऐसा मोटिवेशन भी स्काफोल्डिंग है। बेटा कोई बात नहीं, आगे करोगे, ये क्या है, मोटिवेशन है। और ऐसा ही देना चाहिए। समस्या समाधान के लिए दिया गया मार्गदर्शन ही स्काफोल्डिंग है, ठीक है। अभी स्काफोल्डिंग के बाद आता है, इन्होंने एक दिया ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ZPD क्या है, एक अंतर है, डिफरेंस है, किसमें, वास्तविक विकास एक्चुअल में और संभावित विकास का एक अंतर। यह वह क्षेत्र है जहां बच्चा मदद मिलने पर सीख सकता है, तो ZPD होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। ZPD से को ऐसे समझते हैं अपन, अंडरस्टैंड ZPD लाइक दिस। सेल्फ स्टडी स्कोर है 80 नंबर का, कि अगर अब मैं सेल्फ रीडिंग करूं तो मैं 80 नंबर तक ही लेके आ सकता हूं, ठीक है। और संभावित, मैं अगर मेरे को कोई मदद मिल जाए, बाहरी मदद मिल जाए, तो मैं हेल्प विथ टीचर्स हेल्प से मैं 130 नंबर तक पहुंच सकता हूं। तो मुझे कितने नंबर की ZPD चाहिए, मुझे चाहिए 130 माइनस 80 बराबर 50 मार्क्स। मतलब यह है 50 नंबर का अंतर ही ZPD है। इस 50 नंबर तक पहुंचने के लिए मुझे जो प्रयत्न करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, जिस सीढ़ी या पहाड़ या ढांचे की हेल्प लेनी है, वही ZPD है। वाइगोस्की वर्सेज प्याजे, पार्ट फर्स्ट, भाषा और विचार। जीन प्याजे और वाइगोस्की का भाषा और विचार में क्या है, जीन प्याजे बताते हैं कि विचार और भाषा जन्म से ही एक होते हैं। विचार और भाषा जन्म से ही एक होते हैं, विचार पहले आता है, बाद में भाषा बाद में, ठीक है। जीन प्याजे क्या बोलते हैं, विचार और भाषा जन्म से ही एक होते हैं, विचार पहले आता है और भाषा बाद में। ये जीन प्याजे का मानना है। जबकि वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, 2 वर्ष के बाद एक होने लगते हैं, ठीक है। दोनों में मतभेद है। दूसरा, विकास का आधार क्या बताया, जीन प्याजे ने विकास का आधार उम्र बताई, जबकि वाइगोस्की ने विकास का आधार समाज बताया।
जीन पियाजे बताते हैं कि विकास उम्र के अनुसार होता है। सिद्धांत निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिविज्म समाज का नाता कम है। सिद्धांत दूसरा वाइगोस्की ने बताया समाज सोसाइटी उम्र में कोई मतलब नहीं होता। सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का नाम आएगा तो वैज्ञानिक कौन होंगे? वाइगोस्की। और जीन पियाजे बताते हैं सीधा कंस्ट्रक्टिविज्म समाज से ही नाता कम है। निर्मितवाद का ज़्यादा बताया, ठीक है। इसके बाद आता है सिद्धांत के अन्य नाम। वाइगोस्की के सिद्धांत के अन्य नाम भी अगर पूछे जाएं तो पूछ सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोस्की ने। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो यही वाइगोस्की ने। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोस्की ने। सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोस्की ने। ये इसी सिद्धांत के अन्य नाम हैं। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, जेडपीडी का सिद्धांत, ठीक है। इनको याद रखना, ये सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम टिप्स में अगर प्रश्न में सामाजिक सोशल शब्द आए तो उत्तर वाइगोस्की होगा, यह ध्यान रख लेना। अगर सामाजिक शब्द कहीं पे भी आपको दिखे तो उत्तर वाइगोस्की ही होगा। शिक्षण और संस्कृति की भूमिका। संस्कृति कल्चर संज्ञानात्मक विकास की को दिशा देता है। संस्कृति क्या? संज्ञानात्मक सिद्धांत को दिशा देती है। संदर्भ कॉन्टेक्स्ट। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं बल्कि सहयोग स्काफोल्डिंग देना है, ठीक है। अपन इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वाइगोस्की ने को अगर कहीं पे भी नाम दिखे आपको समाज सोसाइटी एंड कल्चर ही मिलेगा जरूर। पियाजे उम्र प्लस बायोलॉजी को मानते हैं। स्काफोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प। जेडपीडी होता है डिफरेंस अंतर बिटवीन सेल्फ हेल्प। और प्राइवेट स्पीच होता है बच्चा खुद से बात करके कार्य निर्देशित करता है। सेल्फ स्पीच होता है, इसका रट्टा मार लो आप तो बस। अब हम बात करेंगे नोम चोम्स्की के बारे में। नोम चोम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सब्जेक्ट है। ये सीटेट यूपीटेट सुपरटेट इन सब में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कम से कम इसमें 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आ जाते हैं हर क्वेश्चन में, ठीक है। अपन अब बात करेंगे इनके नोम चोम्स्की के बारे में। कौन था नोम चोम्स्की? यह एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 7 दिसंबर 1928 को हुआ। इनका पूरा नाम एब्राहम नोम चोम्स्की था। इनको आधुनिक भाषा विकास के जनक भी माना जाता है। इनकी एजुकेशन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में हुई। आगे हम बात करेंगे नोम चोम्स्की की महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में। नोम चोम्स्की ने 2 पुस्तकें लिखी जिसमें पहली थी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और हाउ द वर्ड वर्क्स, ठीक है। वियतनाम युद्ध की आलोचना की गई है किसमें? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स में क्या की गई है? वियतनाम युद्ध की आलोचना की गई है। परीक्षा में अक्सर इन बुकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है। कोर फिलोसॉफी नेटिविज्म क्या है? इंटेंट कैपेसिटी जन्मजात क्षमता। चोम्स्की ने बच्चों की जन्मजात क्षमता बताई है कि बच्चा भाषा अर्जन की क्षमता लेकर पैदा होता है, न कि बाहर से ग्रहण की जाती है। भाषा क्षमता हमेशा बच्चे के साथ ही वाइब्रत होती है, ठीक है। इट इज ए जेनेटिक। भाषा क्या है? आनुवंशिक है। किसने कहा? भाषा आनुवंशिक है। क्वेश्चन आएगा सीटेट में तो आपको बताना है भाषा आनुवंशिक है, यह चोम्स्की ने कहा। इज ए यूनिवर्सल, यह सार्वभौमिक है, यह किसने कहा? यह भी नोम चोम्स्की ने। अब अपन बात करते हैं द ब्रेन स्ट्रक्चर, मस्तिष्क की संरचना। लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बारे में नोम चोम्स्की ने बताया कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो लॉजिकल
लॉजिक, मैथ, फैक्ट्स एंड एनालिसिस के ऊपर चलता है। राइट हेमिस्फीयर जो क्रिएटिविटी, आर्ट्स, म्यूजिक एंड इमोशन के ऊपर चलता है। तो नोम चॉम्स्की ने लेफ्ट हेमिस्फीयर में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताते हैं। नोम चॉम्स्की फोकस करते हैं ओनली फॉर लेफ्ट हेमिस्फीयर पे। अब अपन बात करते हैं लेड सिक्योर वासवन। वेसवन क्या है? लेड। द सीक्रेट वासवन क्या है? लेड। इन्होंने एक लेड नाम का एक यंत्र बताया जो सीक्रेटली एक यंत्र है लेड, उसके बारे में बताते हैं। लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो भाषा अधिग्रहण यंत्र बताया है। कहाँ होता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। यह काल्पनिक यंत्र है जो इसे देखा नहीं जा सकता। हिपोथेटिकल डिवाइस है। जेनेटिक्स, यूनिवर्सल ग्रामर रूल एंड नेचुरली, यह क्या जनरेट क्या कर देता है? यूनिवर्सल ग्रामर है जो पूरे वैश्विक ग्रामर है उन सभी के रूल, और नेचुरली क्या जनरेट कर देता है। दूसरा है गॉड गिफ्टेड प्राकृतिक उपहार। लेड को चॉम्स्की ने क्या बताया? प्राकृतिक उपहार बताया। ठीक है। इसके नोट ए फिजिकल ऑर्गन, यह एक फिजिकल ऑर्गन नहीं है। ठीक है। द क्रिटिकल पीरियड बताया इन्होंने लेड की डिवाइस के लिए क्रिटिकल पीरियड बताया 5 ईयर्स रूल, 5 ईयर रूल। क्रिटिकल पीरियड मतलब 5 वर्ष के लिए तक का ये क्रिटिकल पीरियड होता है लेड डिवाइस के लिए। ठीक है। मोस्ट एक्टिविटी, सबसे अधिक प्रभावशाली कब रहता है? ये 0 से पुबर्टी 10 तक। कब सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है लेड? क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है पुबर्टी 10 तक, 0 से पुबर्टी 10 तक। और पुबर्टी 10 से एडल्ट तक धीरे धीरे क्या होता है? लेड वीकनेस हो जाती है। लेड वीकनेस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है जब 0 से पुबर्टी एज तक होता है तो ये इफेक्ट लेस होता है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है अपने को भाषा सीखने में, और उसके बाद अपने को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाषा सीखने के लिए पुबर्टी से एडल्ट तक। लैंग्वेज लर्निंग बिकम डिफ़िकल्ट, कठिनाई ज़्यादा होती है। इन्होंने कहा अगर अपने को ऐसा इन्वायरमेंट, यूएस का इन्वायरमेंट मिलेगा तो बच्चा जल्दी इंग्लिश सीख जाएगा। इन्वायरमेंट से ही बच्चा सीखता है। तो इन्होंने एक बताया नेचर एंड नर्चर की यूनिवर्सल ग्रामर बताई है। इन्होंने कहा अगर लेड के साथ इन्वायरमेंटल हो जाए, प्रवेश मिल जाए तो भाषा सीखी जा सकती है। भाषा कैसे सीखी जाएगी? लेड डिवाइस के साथ इन्वायरमेंटल प्रवेश मिलना, वातावरण का प्रवेश मिलना ज़रूरी है भाषा सीखने के लिए। उन्होंने बताया कि हिंदी इन्वायरमेंट मिलेगा कब मिलेगा? जब अपनी फैमिली हिंदू फैमिली हो तो हिंदी इन्वायरमेंट मिले तो बच्चा चाइल्ड स्पीक कैसे करेगा? हिंदी में। अगर मुस्लिम इन्वायरमेंट है, मुस्लिम फैमिली है और इन्वायरमेंट उर्दू का मिल गया तो बच्चा स्पीक करेगा उर्दू में। अगर पंजाबी फैमिली है, इन्वायरमेंट पंजाबी का मिलेगा तो बच्चा स्पीक भी पंजाबी में करेगा, ना कि इंग्लिश में। इन्वायरमेंट के हिसाब से बच्चा स्पीक करता है। उसके बाद उन्होंने 2 लेवल बताए। पहला है सरफेस लेवल। ठीक है। सरफेस स्ट्रक्चर में सतही संरचना होती है। सतही संरचना में ध्वनियों का एवं शब्दों को पर फोकस रखा जाता है कि बच्चा क्या बोल रहा है, ना कि उसके मीनिंग पर। जब बच्चा इसमें क्या है, बच्चे में कैपेबिलिटी नहीं होती है कि बच्चा समझ तो जाता है मम्मी पापा पानी बोलना, लेकिन उसका अर्थ समझने में असमर्थ होता है। ठीक है। दूसरा होता है डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर में अर्थ एवं व्याख्या करने लग जाता है बच्चा। गहरी संरचना समझने के साथ साथ बच्चा मीनिंग्स की इम्पोर्टेंस और उनकी अर्थ और व्याख्या समझने लग जाता है। इसके बाद चाइल्ड अंडरस्टैंड मीनिंग, बच्चा मीनिंग को अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि क्या मीनिंग है इसका, क्या अर्थ निकलेगा, क्या लॉजिक है। ठीक है। मैच्योरिटी वर्सेस लॉजिक, इस उम्र में सतही संरचना में आ जाती है। यह एक इसका है डीप स्ट्रक्चर। चॉम्स्की वर्सेस बिहेवियरिस्ट, दोनों ने भाषा, बिहेवियरिस्ट मतलब स्किनर और चॉम्स्की ने दोनों ने ही भाषा विकास पे काम किया। स्किनर बताते हैं कि भाषा सीखी जा सकती है। भाषा
ना कि एक बायोलॉजिकल है। भाषा बायोलॉजिकल नहीं है, भाषा सीखी जाती है। भाषा जो बोलते हैं तब बनती है। भाषा प्रैक्टिस से सीखी जाएगी। भाषा रिवार्ड से मिलती है। भाषा हैबिट, आदत से बनती है। इन्होंने कि ये बात सबने किसने बताई? स्किनर ने। ड्रिल एंड हैबिट्स से ही भाषा सीखी जा सकती है। जबकि चॉम्स्की ने क्या बताया? लैंग्वेज इज इंटेंट। भाषा क्या है? एक बायोलॉजिकल है और एक मेंटल डिवाइस है। लेड उसी के से ही भाषा सीखी जाएगी। भाषा के जनरेटिव ग्रामर है। ठीक है, ये सभी नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये सीटेट में बहुत ही थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने तर्क और भावना को एक तराजू के रूप में तोला है। जो हम बात करते हैं, चलो ये कौन थे? लॉरेंस कोलबर्ग कौन थे? तो इनका जन्म 1927 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इनका पेशा था, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे पेशे से। इन्होंने डिफाइन किया था कि नैतिकता, मोरालिटी वह गुण है जिसे हम सही और गलत, राइट और रॉन्ग की पहचान कर सकते हैं। इनका कोर कॉन्सेप्ट यह था कि दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग, और किसी को दर्द ना देना, यह इनका क्या था? कोर कॉन्सेप्ट था। नोट, इन्होंने एक नोट दिया जिसमें क्या है? 5 साल तक के बच्चे में नैतिकता की कमी, लैक ऑफ मोरालिटी होती है। ये क्वेश्चन आता है सीटेट में कि लैक ऑफ मोरालिटी किस एज में होती है? तो आपको बताना है 5 साल वाले बच्चों में। ठीक है, मतलब नैतिकता की कमी होती है। चलो हम बात करते हैं इनके की टर्म्स में। नियम और मदद, रूल एंड वर्सेज हेल्प। रूल क्या? मॉरल रियलाइज्म में क्या है कि नैतिक यथार्थवाद। नियम पक्के हैं, रूल आर फिक्स्ड। नियमों का पालन अनिवार्य है, नहीं तो दंड या पनिशमेंट मिलेगा। इनका मानना था कि अगर कोई बच्चा नियम, इस उम्र के बच्चों को मानना है कि अगर कोई अब जो नियम बने हैं वो पक्के हैं, अगर उनको अपन तोड़ते हैं तो हमें दंड या पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा है मॉरल कोऑपरेशन, नैतिक सहयोग। ठीक है, इनका इरादा क्या था? इरादा, इंटेंशन क्या होता है? मायने रखता है। इसमें क्या होता है? मोर कोऑपरेशन में, नैतिक सहयोग में इरादा या इंटेंशन क्या रखता है? मायने रखता है। इंटेंशन क्या? नियमों को बदला जा सकता है अगर मकसद किसी की मदद करना हो। अगर अपन किसी की मदद कर रहे हैं तो अपन उन नियमों को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे है कन्फ्यूजन वर्सेज डिसीजन। ये होता है मोरल डिलाइमा, नैतिक द्विधा, सही और गलत के बीच भ्रम, कन्फ्यूजन। ये क्या था? मोरल डिलाइमा। क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब क्या है? मोरल डिलाइमा है। सही और गलत के बीच भ्रम। ठीक है, एक ही दिन 2 एग्जाम हो, तो जैसे सीटेट और यूपीटेट का एक ही दिन एग्जाम है, तो इन दोनों में से मुझे कौन सा पेपर देने जाऊं, यह क्या है? मेरे लिए मोरल डिलाइमा है, नैतिक दुविधा है। क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या सही है, क्या गलत है। तो इसके लिए मैं जो मोरल रीजनिंग लगाऊंगा, नैतिक तर्कणा करूंगा। जैसे मैंने अंतिम फैसला ये लिया कि सही है, अंतिम फैसला ये लिया कि सही और गलत में से किसी एक को चुनना है, और मैंने चुना सीटेट का एग्ज़ाम, कि मैं सीटेट का एग्ज़ाम देने जाऊंगा। यह फैसला मेरा क्या थी? रीजनिंग थी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम हिंज की कहानी के ऊपर। जीन कोहलबर्ग ने एक हिंज की स्टोरी सुनाई थी बच्चों को। उन्होंने पूछा कि एक है, हिंज है, उसकी वाइफ क्या है? बीमार है। अगर, और उसकी दवाई बहुत महंगी है और वो एक ही केमिस्ट के पास मिलेगी, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहा था। तो हिंज ने वह दवाई चोरी कर ली। तो क्या उसने सही किया? यह एक काल्पनिक स्थिति थी जिसमें बच्चों की स्थिति जाननी थी। ठीक है, इस स्टोरी के बाद उन्होंने इसी स्टोरी के आधार पर उन्होंने 3 लेवल बताए और 6 चरण, स्टेजेस बताए। कोहलबर्ग के 3 लेवल हैं और 6 चरण हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल, जो 4 से 10 वर्ष के लिए है। दूसरा है परंपरागत, कन्वेंशनल, जो 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए बताया। तीसरा है उत्तर परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल, जो 13 प्लस बच्चों के लिए, 13 वर्ष प्लस के बच्चों के लिए बताया। ठीक है, उन्होंने हर एक स्टेजेस के 2 उपचरण बताए, हर लेवल के लिए 2 चरण बताए। ठीक है, लेवल कितने? 3, और चरण कितने?
हर लेवल के 2, तो पूरे हुए 6 चरण हो गए, 3 लेवल हो गए। ठीक है, पहला है S1। S1 मतलब स्टेजेज फर्स्ट स्टेज के दंड एवं आज्ञापालन। जो दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता। तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की। चौथा है कानून व्यवस्था। पांचवा है सामाजिक अनुबंधन। छठा है सार्वभौमिक नैतिकता, सोशल कंटेंट कंट्रैक्ट। और सार्वभौमिक नैतिकता, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये सब और ये सारे बताएं। अब इनकी अपन विस्तार से जानकारी लेते हैं। चलो बात करते हैं प्री कन्वेंशनल, खुद पर ध्यान, सेल्फ फोकस। ठीक है, इन्होंने स्टेज फर्स्ट दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस बताया, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया फियर डर के नियमों का पालन करना। कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें एग्जाम्पल है शोर मचाना। तो अगर शोर मचाते हैं बच्चा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, डर के नियमों को पालन करना। अगर शोर मचाया तो मैडम क्लास से बाहर निकाल देगी। ये क्या था इनका स्टेज फर्स्ट है के बच्चों के लिए। ठीक है, स्टेज सेकंड जो बताता है यांत्रिक सापेक्षता, टिट फॉर टैट। अगर आदान प्रदान करना, तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूं, यह स्टेज सेकंड थी। जिसमें आप एग्जाम्पल है खाना पीना, जैसे लंचिंग शेयरिंग लंच बॉक्स। ठीक है, आज मैंने तुझे खिलाया, कल तू मुझे खिलाना। ये क्या था, स्टेज सेकंड टिट फॉर टैट। आज तूने मेरे को मारा, मैं तेरे को मारूंगा। तो ये भी टिट फॉर टैट का ही एग्जाम्पल है। अपन बात करते हैं कन्वेंशनल में, समाज पर ध्यान, सोसाइटी फोकस। ठीक है, कन्वेंशनल में क्या होता है, ये स्टेज सेकंड थर्ड है, अच्छा लड़का, गुड बॉय, गुड गर्ल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या थी, प्रशंसा पाना, सिंकिंग अप्रूवल पाना, दूसरों की नज़र में अच्छा बनना। ये इसमें स्टेज थर्ड में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मॉनिटर बना दिया या शर्मिंदा होने से बचने के लिए होमवर्क करना, ये सारे स्टेज थर्ड के अंदर आते हैं। स्टेज फोर्थ है कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर्स। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, नियम पत्थर की लकीर है, रूल आर रिग्ड। ठीक है, रेड लाइट पर रुकना अनिवार्य है क्योंकि यह कानून है। ठीक है, ये स्टेज 4 के अंतर्गत आता है। स्टेज 5 है जो लेवल थर्ड की स्टेज 5। लेवल थर्ड में क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल, जो सिद्धांतों पर ध्यान देता है, प्रिंसिपल फोकस पर ध्यान देता है। सोशल कंट्रैक्ट क्या है, सामाजिक अनुबंधन क्या है, नियम बदले जा सकते हैं, रूल आर फ्लेक्सिबल, अगर उसमें किसी का भला हो। ठीक है, अगर रेड लाइट तोड़ने से जान बचती है तो हमें रेड लाइट तोड़ देनी चाहिए। सार्वभौमिक नैतिकता क्या है, खुद से ऊपर मानवता, ह्यूमैनिटी और सेल्फ, जान की बाजी लगा देना। जैसे महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने और विक्रम बत्रा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उसी प्रकार वो क्या हो गए थे, यूनिवर्सल प्रिंसिपल था, सार्वभौमिक नैतिकता स्टेज 6 के अंतर्गत आता है। अपन बात करते हैं अभी जो अपन ने पढ़ा 6 स्टेजेस और उनकी याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। सबसे पहले डबल पी याद करना है, डबल पी GSIS, PPGSIS। ठीक है, PPGSIS। PP का मतलब होता है पनिशमेंट प्राइज, GS का मतलब होता है गुड बॉय गुड गर्ल, और S का मतलब होता है सोशल लॉ। S का मतलब सोशल लॉ, और I का होता है इंडिविजुअल राइट्स, और S का होता है सेल्फ ऑथेंटिकेशन। P का पनिशमेंट प्राइज, गुड बॉय गुड गर्ल, सोशल लॉ, इंडिविजुअल राइट्स और सेल्फ ऑथेंटिकेशन। ये ट्रिक याद रख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। बात करते हैं आलोचना, इनकी आलोचना भी हुई थी। इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे रखा, मेल पे रखा था, और फीमेल को इन्होंने बताया मेल पे फोकस रखा। ये आलोचना करने वाली इनकी ही शिष्या कैरोल गिल्गिन थी। ठीक है, इन्होंने बताया कि कोहलबर्ग का सिद्धांत जेंडर बाइस था, लिंग पूर्वाग्रह था। इन्होंने पुरुष पुरुष न्याय जस्टिस करते हैं और नियम बनाते हैं, ये उन्होंने पुरुषों के लिए बताया। ट्रिक अपन मेल जस्टिस अपन लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है फोकस, इन्होंने फोकस रखा महिलाओं में क्या है, देखभाल कोर, और देखभाल करना और रिश्ते रिश्ते संभालना, ये महिलाओं का काम है। पर ये ऐसा नहीं हो सकता कि महिला देखभाल और रिश्ते ही संभालती हैं, वो और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो ये कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि महिलाओं को सोचने का तरीका अलग होता है,
अलग है, कम नहीं। ठीक है, इन्होंने महिलाओं को कम आंका जबकि पुरुषों को ज़्यादा, इसलिए इन्होंने कैरोल गिल्किन की आलोचना की थी। अभी बात करते हैं हम क्विक रिवीजन की। अपन ने कोहलबर्ग सिद्धांत में 3 लेवल देखे, 6 स्टेजेस देखी। उसके बाद अपन ने हिंज स्टोरी को एक्सपेरिमेंट किया, हिंज स्टोरी एक्सपेरिमेंट भी देखा। इसके बाद अपन ने दुविधा वर्सेज तर्कणा टर्म्स देखी। द्विधा तर्कणा वही थी जो सीटेट एग्जाम वाली, ठीक है। उसके बाद अपन ने कोहलबर्ग देखा, कोहलबर्ग के 6 स्टेजेस के बारे में एक ट्रिक याद करी थी, WPGS-IS, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा गिलिगन का जेंडर बायसनेस, ठीक है। मोरल रीजनिंग तर्कणा उम्र के साथ बदलती हैं, मोरल रीजन तर्कणा क्या है, उम्र के साथ बदलती रहती है। इसको आपको क्या करना है, कीप प्रिपेयरिंग, रटना नहीं समझना है। ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट। थैंक यू।